नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक चुनाव के जैसे ही नतीजे आए, मतगणना स्थल के बाहर कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसा एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अमित बालवीय ने ट्वीट किया। उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया आने लगी और कुछ लोगों ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वो वीडियो को रिट्वीट भी किया और बाकी शेयर करते हुए लोगों ने लिखा कि अभी तो नतीजे आए हैं, अभी से क्या पीएफआई के सोए हुए लोग एक्टिव हो गए। ये बड़ा सवाल इसलिए था कि आपको बता दें कि ये वहां पर एनआईए ने हाल ही में लगभग 55 लोगों को गिरफ्तार किया जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे। वहां यह पाया गया कि पीएफआई आतंकवाद फैलाने के लिए और इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए षड्यंत्र कर रही है। और जिस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसमें एक पीएफआई ने छात्र विंग भी बनाया हुआ है, जिसको लेकर के स्कूल कॉलेजों में हिजाब के मुद्दे को लेकर वहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और कर्नाटक के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। हमने देखा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। तो अब सवाल उठ रहा है कि जब रिजल्ट आया है ऐसे में इसको लेकर जो बवाल है, शुरू में आपको बताऊं कि जैसे ही अमित बालवीय ने ये वीडियो शेयर किया उसमें साफ साफ दिख रहा था कि लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन कुछ लोगों ने फैक्ट चेक के नाम पर इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की और वहां के जो लोकल ट्विटर स्पेस पर पत्रकार रहते हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है, ये तो एक लोकल लीडर की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मतलब उसको दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब कर्नाटक में इसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ एक पुलिस का इंस्पेक्टर भी दिख रहा है जो ये बोल रहा था कि वीडियो शूट करो, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। क्योंकि उनके पास वीडियो फोटोग्राफर था। चुनाव जब होते हैं, जब आचार संहिता लगी होती है, आपको पता है कि उस समय आचार संहिता में ये पुलिस को अधिकार है कि वो किसी भी राजनेता के खिलाफ यदि आचार संहिता उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और एविडेंस के रूप में फोटो और वीडियो को इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस का अधिकारी उसमें कहते हुए सुन रहा था और उसकी जो अपनी भाषा है उसको कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे और इसी पे सोशल मीडिया में उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की जा रही थी। नहीं नहीं, ये तो ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अब उसमें एफआईआर हुई है, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि क्योंकि अब तो कांग्रेस की सरकार बन गई तो जिन्होंने भी वो नारे लगाए हैं वो तो अति उत्साह में लगाए हैं। चौराहों पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। उनको पता है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो लोग पूछ रहे हैं क्या अब फिर से हिजाब विवाद पैदा होगा, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी तब तो उस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट तक में ये कह दिया कि देखिए स्कूल में सभी बच्चों को समान रूप से वेशभूषा में जाना चाहिए। स्कूलों में अगर यूनिफॉर्म बनाई जा रही है तो उसका मतलब क्या रह गया कि यदि कोई तिलक लगा के आ रहा है, यदि कोई गमछा भगवा डालकर आ रहा है, कोई हिजाब में आ रहा है, तो सबको ये कहा जाता है कि एक जैसे बच्चे दिखें, समानता दिखे। इसके लिए सबको एक ड्रेस कोड बनाया गया स्कूल की तरफ से, तो उस ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। लेकिन इस मामले में इतना हंगामा किया कि वहां पीएफआई की छात्र विंग ने, कुछ लड़कियों ने परीक्षा तक का बहिष्कार कर दिया। तो अब वो लोग एक्टिव होंगे निश्चित रूप से। तो वहां कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू हो गए हैं। इसी में जो वहां अब सीएम बनने जा रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, अभी हालांकि उसमें डिस्प्यूट है कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे या सिद्धारमैया बनेंगे। लेकिन सिद्धारमैया के घर के बाहर जो पोस्टर चुनाव के पहले हिंदू वोट लेने के लिए लगाए गए थे, भगवान श्री राम और हनुमान जी का पोस्टर लगाया गया था, अब उसको वहां फाड़ा जा रहा है। ये फाड़ने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता या पीएफआई के हैं, ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया जी के घर के बाहर जो श्री राम हनुमान जी की मूर्ति जिस पे लगी हुई थी, बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था और हर कांग्रेसी अब ये बताने की कोशिश कर रहा था हिंदुओं को हम भी हनुमान भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं। अब वो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। इससे दिख गया है कि अगले आने वाले दिनों में कर्नाटक की जनता को क्या देखने को मिलेगा। लोग लिखने लगे हैं कि देखिए हिंदू अलग अलग बंट गया,
जातियों में, कम्युनिटी में, और मुस्लिम एकजुट रहा क्योंकि उसको लगता था कि पीएफआई को बैन करने में भारतीय जनता पार्टी सरकार का रोल रहा था। पीएफआई को बैन किया गया, फिर वो मामला कोर्ट में गया, लेकिन जिस तरह से पीएफआई को बैन किया गया उसका नतीजा आपको बता दूं, 2022 में लगभग 50 आतंकवादी वहां से गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का इतिहास क्या है कि जो दंगों के अंदर गिरफ्तार हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार जब सरकार थी उस समय कांग्रेस सत्ता में आई, और कांग्रेस में सत्ता में आते ही क्या कर दिया, 1600 ऐसे दंगों में, आतंकी कार्रवाई में गिरफ्तार, बंद हो जेल में उन लोगों को रिहा कर दिया गया। तो लोगों के हौसले बढ़ते हैं। यह उदाहरण मीटिंग में दिया जाता है। देखिए भाई, कांग्रेस एक ऐसी है जो पीएफआई को छूट देती है। लोग कह रहे हैं कि अब बीफ की दुकान खुलेंगी सरेआम, बीफ की पार्टियां हुए करेंगी सरेआम। भाजपा ने तो उस पर रोक लगाने की कोशिश की थी, चोरी छिपे कहीं काम चलता था। तो कुल मिलाकर के ये दिखना शुरू हो गया है कि कांग्रेस ने तो खुलकर चुनाव में वोट लेने के लिए ये तय ही कर दिया कि हम आएंगे तो बजरंग दल पर बैन करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट में एक सवाल उठता है, बजरंग दल पर बैन क्यों कर रहे हो भाई? बजरंग दल तो क्या करता है? बजरंग दल ये कर रहा था कि जो लव जिहाद की पीड़ित कोई लड़की है उसको हेल्प करनी है, वो थाने नहीं जा पा रही है, कोई लड़का परेशान कर रहा है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उस लड़की की हिफाजत करने का काम करते थे और उसको कानूनी सहायता दिलवाते थे। हनुमान जयंती पर कार्यक्रम होते हैं मंदिर में भजन कीर्तन के, रामनवमी पर होते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई इतिहास में ये बता सके कि बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता ने कोई बम विस्फोट किया, कोई अपराध कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पीएफआई के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए और उनके चाहने वालों के लिए, और अगर कहें तो मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए, सीधी सीधी घोषणा कर दी, हम आएंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे। बाद में जब बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे, मंदिरों में जा रहे। लेकिन कुल मिलाकर के अब जिस तरह से एफआईआर इस मामले में हुई है, लोगों का पहले ही कहना है कि जो कांग्रेस अभी तक ये कहकर सत्ता में आई है कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, वो क्या इन पर कार्रवाई करेगी? ऐसा कतई दिखता नहीं है। एफआईआर हुई है, मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। जो सरकार, जो पार्टी पुलिस के द्वारा बंद आतंकवादी गतिविधि में जो 1600 लोग थे, जब उनको छोड़ सकती है, तो आप सोचिए कि वो अपने पक्ष में वोट करने वालों को कैसे गिरफ्तार करेगी। और इसलिए खुली छुट्टी अब उनको दिखाई देगी। और अब आने वाले समय में, अभी लोग कहने लगे कि अभी तक जो रोहिंग्या हैं वो कर्नाटक में नहीं थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं थे, लेकिन जैसा ट्रेंड देखने को मिलता है कि जहां भाजपा की सरकार होती है वहां उन पर कार्रवाई होती है। असम के अंदर बड़ी संख्या में थे, हेमंत बिस्व शर्मा ने उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिए, यानी उनके जो अवैध निर्माण थे। तो अब वहां से वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे। तो कहां शिफ्ट होंगे? दो ही जगह शिफ्ट होने के लिए उन्होंने सोचा है। भाजपा शासित राज्य में उनको नहीं रहने दिया जाता, तो कहां जाएंगे? जहां कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की, या आम आदमी पार्टी की सरकार है। और इसीलिए अब ये कर्नाटक के लोग कहने लगे हैं, अभी से कुछ घंटे अभी बीते हैं रिजल्ट आए, कि अब आने वाले दिनों में हमें पश्चिम बंगाल जैसा हाल कर्नाटक के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की जिस तरह से हत्या की गई। सरकार सोच रही थी कि भाई चुनाव सिर पे है और इसलिए कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए जिससे कि कुछ माहौल खराब हो, लेकिन उसका असर क्या पड़ा? क्या वहां कोई इस तरह का लोगों के दिमाग में आया? लोगों ने उल्टा लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई कार्रवाई की ही नहीं, और देखिए जी, इस्तीफा देना शुरू कर दिया लोगों ने नाराजगी में कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, आपने बजरंग दल के हत्यारों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करी। भाई, हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता, हर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा नहीं हो सकता। उसके लिए एक करड़ा निर्णय और अपने अंदर की एक शक्ति होती है, और राज्य की पुलिस उस तरह की होनी चाहिए।
दोनों बातें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नाराज हुए इस बात से। लेकिन अब जो नाराज हुए, अब देखें कर्नाटक में क्या होगा। शुरुआत तो हो चुकी है, तो आपको पता लगेगा। कुल मिलाकर के जो चीजें उम्मीद पहले से की जा रही थी, अब ये सामने चुनाव के रिजल्ट आने के कुछ मिनटों बाद ही दिखने लगा है। आने वाले समय में अब ये माना जा रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेंगी, और यह भी माना जा रहा है कि वहां जो पुलिस है वो काम नहीं करेगी इस तरह का। लेकिन इसी बीच खबर आई कि वहां के डीजीपी को बदल दिया गया है, और केंद्र ने इस बात को ध्यान में शायद रखा होगा कि वहां जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में कई लोग पकड़े गए, जिस तरह से पीएफआई वहां एक्टिव थी, कम से कम पुलिस पर सख्त निगरानी रखना जरूरी है और पुलिस में एक कड़ा अधिकारी रहे, इसके लिए उन्होंने डीजीपी को बदला है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में क्या परिवर्तन आता है। वंदे मातरम।